नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है CAA विरोध के नाम पर जलाई गई दिल्ली। इसे 63% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के पीछे गहरी साजिश थी? ये सवाल दिल्ली पुलिस के उस हलफनामे के बाद कौंधने लगा है जिससे अब तक की जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल किया है। पुलिस कहती है कि CAA विरोध के नाम पर शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन जगह जगह इसलिए खड़े किए गए ताकि CAA विरोध पर मुस्लिम नैरेटिव सेट किया जाए और सिस्टम को ब्लैकमेल किया जा सके, सरकार को अस्थिर किया जा सके। इस खुलासे के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। देश की बहस में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए क्या है दिल्ली दंगों के अहम खुलासे। पुलिस की जांच क्या कहती है, पुलिस का एफिडेविट क्या कहता है। शाहीन बाग में दंगा गैंग का काला चिट्ठा। CAA का डर दिखाकर दिल्ली में लगाई आग। दिल्ली हिंसा के पीछे थी गहरी साजिश। पिंजरा तोड़ ग्रुप का दंगा ब्रिगेड, उमर खालिद गैंग, मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन और उसकी दंगा फैक्ट्री। कैसे CAA विरोध के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया गया और फिर जगह जगह शाहीन बाग का बवंडर खड़ा किया गया और फिर दंगे की आग भड़काई गई। इसका एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हिंसा भड़काने की सोची समझी साजिश की गई थी। शाहीन बाग की तर्ज पर 17 जगहों पर CAA विरोधी प्रदर्शन खड़ा किया गया। जानबूझकर सड़क को जाम किया गया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं थे। 16, 17 और 20 दिसंबर को दयालपुर, सीलमपुर, जाफराबाद, नंदनगरी और सीमापुरी इलाके में प्रदर्शनकारियों के हिंसा के मामले सामने आए। एसिड बम, तलवार, चाकू, गुलेल, आयरन रॉड का इस्तेमाल हुआ, जिनका इंतजाम पहले से किया गया था। प्रदर्शन वाली जगह पर गुप्त ऑफिस बनाए गए थे। प्रदर्शन करने वाली जगहों पर फंडिंग की गई थी और इसके लिए बाकायदा फेक वाउचर का इस्तेमाल हुआ। जांच में पता चला कि फरवरी से पहले ही CAA को मुस्लिमों के खिलाफ बताकर उन्हें उकसाया जा रहा था ताकि सरकार के खिलाफ धर्म विशेष का विद्रोही आंदोलन खड़ा किया जा सके। दावा यह भी है कि CAA के विरोध के नाम पर प्रदर्शन को जारी रखा गया ताकि सरकार को गैर वाजिब मांगों के लिए राजी किया जा सके। विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश भर में विद्रोह को भड़काना था ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। अलग अलग ग्रुप CAA कानून को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए एजेंडा प्लान करते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में भड़की वो हिंसा जिसमें 53 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, वो किसी क्षणिक आवेश या फिर दो समुदायों के बीच पहले से चल रहे तनाव का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसे बाकायदा सोच समझकर प्लान किया गया था। इसके लिए बाकायदा फंडिंग की गई और एक समुदाय विशेष के लोगों में बेवजह पैनिक और डर को फैलाया गया ताकि बाद में उनको कानून हाथ में लेने और हिंसा भड़काने के लिए उकसाया जा सके। दरअसल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा उस वक्त हुई थी जब पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली में ही थे। प्रदर्शन के पैटर्न और जांच में यह पता चला कि ट्रंप की यात्रा के दौरान जानबूझकर CAA विरोध का बखेड़ा खड़ा किया गया ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव सेट किया जा सके। ट्रंप की यात्रा में साजिशकर्ता प्लान को अलग लेवल पर ले गए। उनका मकसद 24 घंटे प्रदर्शन करना था। तनाव बढ़ने के लिए गैर मुस्लिम इलाकों में सड़कें जाम की गईं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत सरकार की छवि मुस्लिम विरोधी साबित की जाने लगी। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने अभी तक करी है, जिसका एफिडेविट उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है। और जो फंडिंग हुई है, जो आउटसाइड ग्रुप्स हैं, जो इन्फ्रिंज्ड, जो आउटसाइड ग्रुप्स की फंडिंग है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे जो तत्व आएंगे वो भी सामने दिल्ली पुलिस लेके आएगी। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 111 चार्जशीट दाखिल की गई है और करीब 1430 आरोपियों की गिरफ्तारी और अब दिल्ली पुलिस का हलफनामा
उधर हलफनामे को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और शाहीन बाग समर्थक सवाल उठाने लगे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या विक्टिम कार्ड खेलने से छिप जाएगा शाहीन बाग का गुनाह। पहले दिन से कहा था मैंने कि शाहीन बाग देश में दंगे कराएगा और अंततः हुआ भी वही। लग रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था जब आप दिल्ली की सड़कों पर उतरते थे कि नफरत फैलाई जा रही है, झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, दिल्ली दंगा षड्यंत्र है? आप इस शो पर, इस मुद्दे पर अपनी राय हमें न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, डाउनलोड करना बेहद आसान है। @न्यूज नेशन टीवी के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। शाहीन बाग, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामे में साफ कहा गया है कि दंगा भड़काने की साजिश शाहीन बाग से ही शुरू हुई थी। उसी से जुड़े शोएब जमई मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली के कद्दावर नेता आरपी सिंह साहब हैं। मेरे साथ शिराज कुरैशी जी हैं, जो कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ सुबही खान हैं, वो भी एक वकील हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। और बहस में मेरे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ेंगे और पहला दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी सोशल वर्कर है दिल्ली के। दिल्ली दंगों की जांच के बाद पुलिस अब ये कह रही है कि ये पूरा एक षड्यंत्र था। जब पूरा CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था, बलदेव सिंह जी, आपको कभी महसूस हुआ कि एक दिन दिल्ली में दंगे कराएगा? मैं लगातार इस बात को बोल रहा था। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल यही रहा कि भी दिल्ली में दंगे जानबूझ के फैलाए गए। CAA दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में लागू ना हो, इसी का ये इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत CAA का विरोध आप संवैधानिक तरीके से कीजिए। पार्लियामेंट ने उसको लागू किया है और आप इस प्रकार से दंगे फैला के, दंगे किसी भी धर्म को फैलाने की इजाजत कानून नहीं देता। कानून के दायरे में रह के ही आप सारी बात रखें। अब उसमें हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, और इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद के घर से इतना असला बरामद होना और वहां एक हिंदू धर्म के एक IB के कर्मचारी की जान लेना और इसको इतने चाकू मारना बहुत निंदनीय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस से कि वो अच्छे से उसकी जांच करेगी और किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति होगा वो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बलदेव सिंह जी, आपकी इस मांग का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि एक असली और सच्चे देशभक्त की बात है। लेकिन बहस को आगे बढ़ाऊं, अपने गेस्ट को खोलूं, उससे पहले देख लीजिए दिल्ली पुलिस और क्या कहती है। पहला दंगा जो शुरू हुआ था उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो जगह है जाफराबाद की जहां पर DCP को मारा गया था, कांस्टेबल रतन लाल को शहीद कर दिया गया था। इसे कहा जा रहा था ये शांतिपूर्ण, संवैधानिक, महात्मा गांधी जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम की ये प्रोटेस्ट थी। सुनिए और क्या क्या है दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में। देखिए कैसे पत्थर मारे जा रहे थे पुलिस टीम को, ये देखिए तस्वीरें देखिए और ये बताइए कि क्या ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट थी। न्यूज नेशन जो बात पहले दिन से कह रहा था, आज दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने उसको साबित कर दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने क्या क्या दलील दी है हेट स्पीच के मामले में। उन्होंने कहा है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा पर अभी कोई केस नहीं बनता। इसके अलावा हिंसा में भूमिका को लेकर अब तक उनके कोई सबूत नहीं मिले हैं, उनका किसी भी तरह की हिंसा में कोई नाम नहीं है। फ्रेश FIR दर्ज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आगे कोई सबूत मिला तो जांच की जाएगी, ये भी कहना है उनका। सोनिया, राहुल, मनीष सिसोदिया और वारिस पठानों के बयानों की भी जांच की गई है। बयानों का दंगों से कोई संबंध मिला तो कार्रवाई होगी, ये भी कहा है उन्होंने। इन नेताओं के खिलाफ भी अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। यह हेट स्पीच का ही मामला था जो कई सारे लोग ले गए थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और चिल्ला चिल्ला कर शोएब जमई जैसे लोग कह रहे थे, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा। शोएब जमई पहले दिन से कह रहा था आपका शाहीन बाग दिल्ली में दंगे भड़काएगा, वही किया आपने।
बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, दादियों और नानियों को आगे कर दिया और हिंसा की पूरी साजिश शाहीन बाग से शुरू हुई, जो जाफराबाद, वजीराबाद, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक गई। 54 लोगों को मार डाला आपकी घटिया राजनीति ने। आदरणीय दीपक चौरसिया जी, मेरी तरफ से आपको नमस्कार, आदाब। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आपका सत्य तो पराजित हो चुका है हाईकोर्ट के अंदर। शोएब जमाई, लंबी बातें मत फेंकिए, जवाब दीजिए। शाहीन बाग में कैसे गुप्त ठिकाने बनाए गए थे दंगे रचने के लिए, यह कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर। मैं बताता हूं। अभी हमारे दर्शक जी ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी गुनाहगार है उनको सजा देनी चाहिए। मैं भी ऐसा मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी आज ही की रिपोर्ट है, मुसलमानों का भी खून बहा है, पर चाहते तो आप यही थे ना। नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, 1 मिनट तो हमें दीजिए अनइंटरप्टेड। दीपक चौरसिया जी, आदरणीय, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं सर। लीजिए 60 सेकंड। देखिए, आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हैं जी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी हैं परवीर रंजन जी। उन्होंने एक साइन किया हुआ एक आदेश पारित किया और उसमें कहा कि हिंदू युवकों को गिरफ्तारी करते वक्त जो है विशेष ख्याल रखा जाए और बहुत ज़्यादा जो है कॉशस रहकर आपको गिरफ्तारी करनी है, क्योंकि समुदाय यानी हिंदू समुदाय के अंदर रोष पैदा हो सकता है और ऐसी खुफिया इनपुट है। अब आप बताइए कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ही कहते हैं कि भाई हिंदू युवकों की गिरफ्तारी करते वक्त आप ध्यान रखें, और मतलब जामिया में और जितने भी गिरफ्तारियां हुई सब उस समय ख्याल नहीं रखा गया था। समय तो कोई समुदाय में रोष होता नहीं, क्योंकि मुस्लिम तो वैसे भी शांति प्रिय होता है। खानदानी लोग थे जो दंगे कर रहे थे। 1 मिनट हो गया आपका, 1 मिनट हो गया आपका। मुझे पता था आप इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का हवाला देंगे। नहीं, इसमें कुछ फर्जी केसेस दर्ज कराए गए। आप चाहे तो दिल्ली पुलिस भी दिखा सकता हूं, जो आपसी रंजिश को दंगे में बताकर मारा गया है। कई सारे केस दर्ज हुए हैं वहां पर। मैं उस पर नहीं जाना चाहता शोएब जमाई, क्योंकि मैं एक तथ्य के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की है उसको सामने रखूंगा। अब एक काम करिए, शाहीन बाग की दिल्ली पुलिस भी खड़ी कर लीजिए। आप शाहीन बाग की पुलिस भी खड़ी कर लीजिए, वही करेगी इन्वेस्टिगेशन। आरपी सिंह साहब, क्या यह साजिश नहीं थी? और यह भी कहा गया है यह सरकार के इन्वेस्टिगेशन में ही सारी बातें सामने आई। मैंने कहा ना, अब आप शाहीन बाग में पुलिस भी बना लीजिए, अपनी पुलिस भी बना लीजिए, उसका नाम आया तो आप लीजिए। उसका नाम नहीं लेते। वैसे ही लोग कहते हैं यहाँ पर, वो क्या है, गजवाए हिंद, जिसकी बात होती है पाकिस्तान में। शाहीन बाग जैसे लोग वही चाहते हैं, गजवाए हिंद। क्या बात करते हैं? क्या ये साजिश नहीं थी? अरे भाई, क्या बात करते हैं आप? कैसे पत्रकार हैं? शाहीन बाग जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रतीक रहा। वहाँ तो हिंदू भाई भी थे, दलित भी थे, सिख भी थे। वो कोई मुसलमानों का आंदोलन तो था नहीं। ठीक है, और शांतिपूर्ण चलता रहा। वो आपको हजम नहीं हुई तो आपने जो वहाँ पे दंगा करा। शाहीन बाग की असलियत उजागर हो गई। क्यों लगाया गया था शाहीन बाग? देखिए, बड़ा स्पष्ट है दीपक जी, ये षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र था देश को डिस्टेबलाइज करने का। ट्रंप के आने की जानकारी इनको सबको पहले से थी। देश को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रखा गया और ये शाहीन बाग से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे में वहां जाकर हुआ। ये आपको याद हो, अगर नवंबर के महीने में एक लड़का बम लेकर जाता हुआ पकड़ा गया, उसके हाथ में बम फट गया और आज तक उसकी तहकीकात हो रही है। कोई बम कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलते, यानी कि बनाए जा रहे थे, उसकी तैयारी हो रही थी। इशू है कि ये पूरी सोच की समझ तैयार थी। कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व थी, आम आदमी पार्टी में इन्वॉल्व थे। इसी ढंग से हमने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना है, ये सारी चीज थी। हमने चुनाव जीतना है इसलिए बदनाम करना है। सच ये है और जो हकीकत है कि वहां पर कांग्रेस के नेता जाकर तारीफ भी ना करे और पार्लियामेंट में अगर देश के विरोध में नहीं है। आरपी भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल फोन का जो कनेक्शन है रिबूट करिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कर आ रही है। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा अगला सवाल मौलाना साजिद रशीदी से। मौलाना साहब, पहले दिन से कह रहा था, आप तो ये मान भी गए थे कि सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, फिर ये जिद किस बात की देश के खिलाफ? ये ना पहले मुसलमानों के खिलाफ था, ना आज मुसलमानों के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान के उन नागरिकों के खिलाफ था और है जो सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? पुराना क्लिप बताओ मौलाना साहब, क्या बोला था आपने? आप तो सीए के बारे में पढ़ने से भी इनकार कर गए थे।
आपको तो बीमारी है बीच में बोलने की। आप पत्रकार हैं तो थोड़ा धैर्य तो रखिए। ठीक है, धीरज रखता हूं। आप लोगों ने नहीं रखा ना थोड़ा धीरज, धैर्य तो दिल्ली में रखिए। आग लगा दी, इसलिए मेरा भी खून थोड़ा खोल धैर्य उठता तो है। रखिए, नहीं थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए चौरसिया जी। इतने बीमार जहन के मत होइए कि भाई आप हमें बिल्कुल बोलने ना दें। ये तो बीमारी है, ये पत्रकारिता नहीं है। अब सुनिए मेरी बात। चलिए बीमारी सही, तमाम मुझे चैनलों फूल भेज ने- दीजिएगा गेट वेल सून का, मैं तमाम- आपके इस स्टेटमेंट का भी सुनिए, स्वागत सुनिए। करता हूं। अरे सुनिए, देखिए आने वाला टाइम कुछ लोग हैं जिनके लिए अच्छा नहीं है, पत्रकारों के लिए। आप समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा वापस आ जाइए तो ज्यादा अच्छा है। मौलाना मैं साहब ऐसी भविष्यवाणी कर रहा धमकियों हूं, से मैं हालांकि डरने इस्लाम वाला में नहीं जायज हूं। है, आप लेकिन मैं नेशनल कर रहा हूं। टेलीविजन पर धमकी दे रहे हैं मुझे, कुछ वक्त- मैं स्वागत नहीं, करता धमकी हूं। नहीं है ये धमकी धमकी नहीं दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? धमकी नहीं है। ये सुझाव है आप लोगों जैसे का लोगों के विक्टिम लिए कार्ड खेलने का और जो धमकी देने का नफरत तरीका फैलाने है, का काम पूरे करते हैं। देश को अब पता सुनिए, है। मेरा जवाब सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा वक्त जवाब आने वाला सुनिए। कैसा आप होगा इतने अल्लाह ताला मासूम तय कर नहीं देगा, हैं कि आपको भगवान धमकी तय दी कर जाए। देगा। आप इतने मासूम नहीं हैं कि आपको धमकी दी जाए। आप तो बहुत बड़े माफिया हैं, आपको धमकी देकर क्या करेंगे हम? अब चलिए सुनिए, जवाब अभी सुनिए। अभी अभी मैं बीमार था, अब मैं ताहिर माफिया हो को गया। चलिए और दो तीन तमाम शब्द बोल चैनलों दीजिए। ने तमाम चैनलों ने ताहिर को जब पहले दिन दिखाया है तो उनके हाथ में सिर्फ एक डंडा था। 4-5 लोग छत पर थे। छत पे कोई किसी तरह का न कोई ईंट थी, न रोड़ा था, न बोतल थी, कुछ नहीं थी। पहले दिन जिस दिन ताहिर अपने मकान में था वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन ताहिर मकान से निकल गया, अगले दिन फिर उसमें बम भी आ गए, बोतल भी आ गई, एसिड भी आ गया, वहाँ पत्थर भी आ गए, वहाँ सारी चीज़ें जमा हो गई। वो इसको पहले आप दिन क्या की कहेंगे? तस्वीरें आ रही है, ताहिर निकालिए आप हुसैन पहले की दिन छत पे वीडियो। भीड़ लगी हुई है। मौलाना निकालिए साहब, पहले दिन की वीडियो। मौलाना अरे साहब झूठे झूठ लोग मत हो आप बोलो, लोग। खुदा के पास आप जाना झूठे है, बिकाऊ वहां ना माल हो हाथी आप। है ना घोड़ा है, आप लोग वहां बिकाऊ पैदल माल ही हो। जाना है। आप इतना लोग बड़ा बिकाऊ झूठ तो माल मत हो। बोलिए। सुबह जो खान आ जाइए, ज्यादा अब पैसे आपका 1 फेंकता मिनट पूरा हो गया। उसी सुबह के खान, साथ रात गुजारते हो। बिकाऊ माल हो आप लोग भाई, आपकी औकात नहीं है कुछ भी। आप लोग बिकाऊ माल हो। सर जो पैसा कोई हमें फेंकता है क्या उसके साथ खरीदेगा, हम रखते तो हो। मुफ्त हैं। आपकी हैसियत नहीं किसी कुछ की भी। खरीदने की सच औकात हो तो बोलने की खरीद ताकत ले। नहीं है आपके अंदर दीपक चौरसिया। मौलाना सच साजिद बोलने की रशीदी, मैं तो ताकत कह नहीं है रहा आपके हूँ अंदर। कोई आप हमें 100 क्या रुपए में बिक खरीदेगा, जाते हो। मैं तो मुफ्त हूँ। आपकी औकात खरीदने नहीं की है सच औकात हो तो बोलने की। खरीद लेना। सुबह खान, आपकी औकात नहीं है सच बोलने की। आपकी औकात नहीं है। अगर सर आपकी मैं औकात इसका होती, फैसला इंडिया अपने न्यूज़ दर्शकों छोड़कर पर नहीं आते छोड़ता आप। हूँ। दिल्ली वहाँ पुलिस अच्छे सच थे बोल आप। रही है या लेकिन शाहीन बाग आपने का क्या वो ब्रिगेड किया? सच बोल रहा आपने है देखा जिसने पैसा उधर दिल्ली को ज्यादा जलाया है। नफरत अब आपका फैलाने में टाइम पैसा पूरा हो ज्यादा गया। है। सुबह खान, आप मुझे अगर आरोप आपको लगाते रहेंगे ना तो बिकाऊ मैं भी माल आपको पलट के बिकाऊ जवाब माल है। दूंगा, बोलने नहीं दूंगा फिर आपको ठीक से। इसलिए क्योंकि आप आपको सच जबरदस्ती नहीं दिखाना मेरे भाई, आपको मुद्दे सच पर नहीं अटैक दिखाना। करिए। आप मुद्दे पर आपको अटैक झूठ करने की बोलना है, जगह मुझे नफरत बीमार फैलाना है। बजा रहे हैं, यही मुझे वो माफिया दिल्ली बता रहे पुलिस हैं, है, मुझे जो बोल रहे हैं दिल्ली कि पुलिस निकलने नहीं पूरे देंगे दंगों आप, में- मेरा आने पूरे वाला दंगों वक्त में खराब है। दंगाइयों के साथ ठीक रही, है, सुबह पत्थर मारने वालों के साथ रही, गोलीबाजी करने वालों के साथ रही, जलाने वालों के साथ रही। सारे मकान मुसलमानों के जले, सारी दुकानें मुसलमानों की जली, और आप कहते हैं मुसलमानों ने दंगा करा दिया। शर्म नहीं आती आपको? मुसलमान अपनी दुकानें फूकेगा, अंकित शर्मा क्या था? अंकित शर्मा क्या था? कांस्टेबल रतनलाल क्या था? बता दीजिए ना मौलाना साजिद रशीदी, बता दीजिए अंकित शर्मा कौन था? कांस्टेबल रतनलाल कौन था? डीसीपी को अधमरा क्यों छोड़ दिया गया सड़क के ऊपर? आपकी दादियों और बच्चों द्वारा बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वही तस्वीरें चल रही हैं अभी। इतने बेहया हो गए आप। अरे सिर्फ टीआरपी कुछ नहीं होता दीपक चौरसिया। सर इनको बेहया बोलने दीजिए पहले दीपक जी, आराम से औकात बोलने सच दीजिए, दिखाना फिर जवाब सीखो। दूंगी। पत्रकारिता क्या होती है सीखो लोगों से। कुछ लोग हैं जो अच्छे पत्रकार हैं, उनको निकाल दिया गया टीवी से। आप लोगों की औकात चल रही है आजकल, क्योंकि पैसा लेके बोलते हो। ठीक है, सरकार मैं के लोग आरपी क्यों सिंह करते साहब हो हाथ आप लोग? उठा रहे हैं। आरपी सिंह साहब, इसलिए चल मुझे रहे हो। मौलाना साहब जिस के दिन हिसाब से सरकार ने पत्रकारिता दाना छोड़ देनी दाना चाहिए। किया, छोड़ दूं पत्रकारिता? बताइए आरपी सिंह जी, फिर सुबह के पास जाऊंगा। आपकी औकात नहीं सच बोलने की। कहाँ से मौलाना ये? जिस मौलाना को बात करने की तहजीब नहीं उसको मौलाना कहते हैं। मौलाना मतलब अदब होता है, मौलाना मतलब तहजीब होता है, मौलाना मतलब धर्म होता है। ये मौलाना, ये नकली मौलाना, दाढ़ी रखने से टोपी पहने मौलाना नहीं होता कोई। नहीं, ये मुसलमान है का मौलाना है ये। ठीक है, एक मिनट मैं सीधे सुबह के पास चलता हूँ। आरपी सिंह जी एक मिनट, सुबह के पास चलता हूँ। मैंने सुबह को बोलने का मौका दिया, आपका चूंकि ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए मैंने आपको मौका दिया। सुबह बताइए। मौलाना साहब थोड़ा शांत भी हो जाइए, ब्रेक भी लगा दीजिए। सुबह आपका फोन कट गया है, मैं सीधे वकील साहब शिराज कुरैशी जी के पास चलता हूं। शिराज जी मुझे बताइए,
इतने सारे आरोप लगा दिए। ताहिर हुसैन के घर पे कुछ नहीं था, बम बाद में गए, गोलियां बाद में गई, गुलेल बाद में गई, पत्थर बाद में गए, सब लेके रख गए। भाई बीजेपी ने रख दिया, पुलिस ने रख दिया, आरएसएस ने रख दिया, और किसने रख दिया? मौलाना साहब से वो भी पूछवा लीजिए, ये मौलाना है। देखिए, जो मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि जो दिल्ली में शाहीन बाग और अन्य जगहों पे ये आंदोलन खड़े किए गए थे सीए के विरोध के नाम पे, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक थे। क्यों? क्योंकि उनने कभी सीए का ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं। सीए का जब ड्राफ्ट पढ़ते तो उनको समझ में आता कि पॉइंट 2 में भारत के मुसलमानों के बारे में तो उसमें जिक्र भी नहीं है। उसमें तो केवल जो परसिक्यूट होके आ रहे हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई और गैर मुस्लिम लोग, उनको शरण देने की बात थी केवल, जो आ चुके हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात थी 2014 तक। इसीलिए इन लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं। और दिल्ली जो दंगे की भड़काने की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि शाहीन बाग को इस तरह से उन्हें एक अपना मिलिट्री एरिया बना दिया था कि आप उसके खुद गवाएं। आप जब गए थे तो आपके साथ जो व्यवहार किया गया था उससे पता लगता है कि उन्हें एक इतनी बड़ी कोकस बनाया था कि किसी को भी इंटर करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि वो शाहीन बाग का आंदोलन रोड पे खड़े होकर किया गया था, जिससे कि नोएडा और उधर से आने वाले लाखों लोगों को रोज परेशानी हुई थी। यह इस्लामिक तरीके का आंदोलन नहीं था, बिल्कुल भी यह डेमोक्रेटिक आंदोलन नहीं था। और इससे बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से पुलिस ने अपना काम किया है, देखिए कोर्ट की बात होती है, उसने प्रोफेशनल वे में अपना काम किया है, पुलिस ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम किया है। जो आज चार्जशीट पेश की गई है उसके अंदर जो बातें की गई हैं निश्चित रूप से वो सही होंगी, क्योंकि पुलिस एक दिन में कोई काम नहीं करती है, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और जो दंगों की साजिश थी, ताहिर साहब हो या दूसरे और लोग थे, जिनने आप उस आदमी को कितने बुरी तरह से कत्ल किया, जो हमारा आईबी का एक ऑफिसर था, उसको आपको कत्ल करने का अंदाज से पता लग जाएगी कि आप में कितनी ब्रूटलिटी भरी हुई है, कितनी गंदगी आपके अंदर भरी हुई है। और सीए के नाम पे आप लोगों ने देश के साथ एक बहुत ही गंदा काम किया है। जेबा 111 चार्जशीट हो चुकी है, सभी एक बात बोल रही हैं, षड्यंत्र था, षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। आप बताइए क्या था? षड्यंत्र तो था दीपक जी, पर ये षड्यंत्र शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनके द्वारा नहीं था। यह षड्यंत्र कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया षड्यंत्र था। कोर्ट में कहा गया है, कोर्ट ने मान लिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो सकती। अब इसमें आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। नाइंसाफी फिर इसी से दिख रही है कि कपिल मिश्रा जी 23 तारीख को जब ट्रंप आए थे, डीसीपी के सामने खुद बोलते हैं कि आज मैं रुक जा रहा हूं पर कल जाफराबाद में नहीं रुकूंगा। तो और क्या बोला जाए, ये तो खुलेआम धमकी दे रहे थे। ठीक है, सुबह आपको लाऊंगा, आप माफ कीजिएगा, आपका फोन कट गया था, मैंने आपको 2 बार बोलने का मौका दिया। आप बोलिए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर विक्टिम कार्ड, फिर वही बात, सबसे पहला किस्सा दंगे का मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, जब डीसीपी को, रतनलाल को मारा गया। दादी और नानियों की वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट थी, अंबेडकर के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, संविधान के नाम पर। जी क्या जी थी? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, उस वक्त मेरी आवाज कट गई थी। कट्टरवादियों का और वामपंथियों का एक ब्रह्मास्त्र होता है कि जब स्पीकर को डिस्क्रेडिट कर दें, जब तर्क से जवाब नहीं दे सकते, तो आप स्पीकर को बोल दीजिए कि आप तो ये हैं, आप तो माफिया हैं, आप तो बिके हुए हैं, क्योंकि ये खुद उसी रास्ते पे चलते हैं, ये खुद उसी तरह से काम करते हैं। कितना एविडेंट है, ताहिर हुसैन के खिलाफ पूरी वीडियोज हैं, पुलिस चार्जशीट लगा रही है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि वो कल्प्रिट है, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करता है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट को शांति प्रदर्शन बोल रहे हैं, जहां पे 4 महीने के बच्चे का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाता है, जहां पे संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं, जहां पे गुप्त ठिकाने हो रहे थे, दिल्ली दंगों की प्लानिंग हो रही थी, जहां पे पीएफआई का हेड ऑफिस चल रहा था, उसको भी गलत को गलत बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप लोग नाम ले देते हैं बार बार कपिल मिश्रा का। देखिए, आपके संवाददाता ने डिबेट के शुरू में ही बोल दिया था कि क्षणिक आवेश में किया हुआ अपराध। अगर आप, कपिल मिश्रा ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, अगर आप किसी हिंदू का नाम ले रहे हैं जिन्होंने क्षणिक आवेश में कोई अपराध भी किया है, तो उनको उसके हिसाब से बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, हमारी आईपीसी में जो चार्जेस हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्लानिंग के साथ पूरे एनजीओज बना के, पूरे संगठन बना के, इंटरनेशनल फंडिंग के साथ काम किया है, उसके बारे में आप बात करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपको उमर खालिद के खिलाफ बात करना नहीं चाहते हैं, आप जाकिर नायक के खिलाफ बात करना नहीं चाहते हैं, आप सपूरा जरगर के
चाहते हैं? कितनी हेट स्पीचेस हुई हैं। सिर्फ सीएए के खिलाफ ये नहीं हुआ है। रशीदी साहब अभी नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि भारत के नागरिकों का नुकसान था, जिस कानून का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना ही नहीं था। भारत के नागरिकों के लिए था ही नहीं वो कानून, हमारे पड़ोसी देशों के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए था। आप झूठ बोल रहे हैं और आपको अगर मीडिया पर्सनल रोक रहे हैं तो आप उनको भिका हुआ बोल रहे हैं। तो देखिए, ये देश के लोग बेवकूफ नहीं है, उनको साफ समझ आ रहा है कि आप जानबूझ के एक स्पेसिफिक अपना एजेंडा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप गजवा ही नहीं चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? कोई आपका देश जला रहा है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो मुसलमान है, हम बोलते हैं अगर हिंदू इन्वॉल्व है उनको भी सजा दीजिए, जो मुसलमान इन्वॉल्व है उनको भी सजा दीजिए। 54 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसकी सीरियसनेस को समझिए। ठीक है सुबह मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे भाई एक जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, एनसीआर में रहते हैं, संजय गिरी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, आज आपने पूरा ये खुलासा देखा कि पुलिस की 111 चार्जशीट में क्या हलफनामा अब पुलिस के द्वारा दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली को जलाने के लिए एक साजिश हुई थी और ये साजिश शाहीन बाग से शुरू हो चुकी थी? देखिए बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया गया, वो विरोध सिर्फ उसकी हकीकत को जाने बिना कि इस कानून में है क्या, सिर्फ एक समाज में, मुस्लिम समाज में संदेश दिया गया कुछ नेताओं के द्वारा कि मुस्लिम जो युवक हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके खिलाफ है, जबकि इस कानून में कहीं भी ये लिखा ही नहीं था कि देश में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, जो पहले से रहते हैं, अभी इस देश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ इस कानून में कुछ भी है, ऐसा था नहीं। लेकिन कई नेता, अभी साजिद, जो मौलाना साजिद है, मैं सुन रहा था आपकी डिबेट में मौजूद हैं, सवाल सुनते ही उसका सही तरीके से उस सवाल को सुनना, समझना और जवाब देने के बजाय वो सीधे मीडिया को जो है मीडिया के बारे में गलत बातें पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो नेता हैं जो कि सिर्फ समाज में दुर्भावना पैदा करते हैं, और इसी दुर्भावना की वजह से दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वो दंगों की आग में झुलसी, पूरा देश दंगों की आग में झुलसा और पूरे विश्व में भारत की जो छवि है उसको खराब करने का प्रयास किया गया। और मैं गुजारिश करता हूं लोगों से कि इस तरह के नेताओं का या जनप्रतिनिधियों का विरोध करें ताकि ऐसे लोग आगे न बढ़ पाए और समाज में दुर्भावना कम से कम ना फैला पाए। जी मौलाना साजिद रशीदी, जवाब दे दीजिए संजय गिरी की बातों का। मेरे दर्शक हैं, सम्मानित देश के नागरिक हैं, उनकी भी एक भावना है, जवाब दे दीजिए, आपके लिए कहा गया है। सुन लीजिए जवाब। अब चुप रहिएगा, जैसे आप सुबोई खान के बारे में और सिराज कुरैशी के बारे में चुप थे, अभी चुप रह के सुनिएगा। जितने भी मुसलमानों के मकान वहाँ जले हैं, जितनी भी मुसलमानों की दुकानें जली हैं, अगर बीजेपी इंसाफ पसंद होती तो किसी आदमी के मकान को इन्होंने बनाने की जाकर कोशिश की, किसी के मकान पर मरम्मत करने की कोशिश की? कोई बीजेपी का नेता वहाँ जाके झांका? सिर्फ एक तंजीम है जो जमीयत उलमा हिंद वहाँ जाके काम कर रही है और बेहतर तरीके से सबके मकान बनाने का काम कर रही है, सबको जो भी जिसका नुकसान हुआ वो करने का काम कर रही है। ये बीजेपी के लोग सिर्फ दंगा भड़काना जानते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैंने नहीं बोला, अब मैं आगे चलता हूँ। आपकी बात में कोई सब्सटेंस नहीं है। चलिए, अगर जमीयत हिंद काम कर रही है, करने दीजिए। उसने पिटीशन भी लगाई थी कि दिल्ली के दंगों की रिपोर्टिंग ना हो। मौलाना साहब, यही प्रॉब्लम है, आपको बोलने का भी मौका दिया जाए तो भी आपको अनर्गल प्रलाप करना ही है। आरपी सिंह साहब, मैं सीधा एक सवाल जानना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने विकास दुबे का पूरा साम्राज्य नेस्तनाबूद कर दिया। मौलाना साहब ब्रेक लगाना सीख लीजिए, मौलाना साहब ब्रेक लगाना सीख लीजिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ताहिर हुसैन जो इतना बड़ा दंगे का आरोपी था, उसका वो हश्र क्यों नहीं किया गया जो विकास दुबे का कानपुर में हुआ? जब उसके घर से दंगे का सामान मिला, उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? कुर्की क्यों नहीं हुई? क्यों उसका घर नहीं तोड़ा गया? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। यह मैंने ट्वीट भी किया था उस दिन जिस दिन विकास दुबे के साथ ये हुआ था। अपराधियों का यही अंत होना चाहिए, चाहे वो विकास दुबे हो चाहे वो ताहिर हुसैन। आपकी सोच बिल्कुल ठीक है और दिल्ली पुलिस सब पे सब सारी कार्रवाई करेगी। एक कर जो जानकारी जैसे आएंगी वैसे वैसे तुरंत कार्रवाई होगी। उसकी बिल्डिंग की सील होगी, उसकी बिल्डिंग के ऊपर एक्शन भी होगा, उनके बैंक अकाउंट की सील होंगे, वो जानकारी भी आएगी किस किसके कॉल उनको जा रहे थे, कौन कौन लोग उनको फोन करे थे, कौन कौन लोग उससे बात करे, सब जानकारी आएगी, सब एक्शन होंगे। और तो मौलाना साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, आप जरा जाकर वहाँ पर चेक करिए, हमारे पार्षद, निगम पार्षद
वहां पर मुसलमान भाइयों की चिंता कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि नहीं हो रही चिंता। हमारे निगम पार्षद और हमारे निगम पार्षदों ने मुसलमान भाइयों को वहां बैठाया भी है। तो ये आपका षड्यंत्र था, इसमें कोई शक नहीं है। आप जैसे मौलाना उसमें सहयोग दे रहे थे, आप चिंता कर रहे थे किस प्रकार से दिल्ली में दंगा हो, देश बदनाम हो, आपकी कोशिश पूरी रही। हम अपने से मरहम भी लगाएंगे और दोषियों को सजा भी दिलाएंगे। और ये इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें जो हिंदू भाई भी उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, ये नहीं जैसे मुसलमानों का एक्शन हो रहा है। तो सुनिश्चित जो शरारत आपने शुरू करी, आपने ये सोचकर शरारत करी कि हम देश को बदनाम करेंगे और आपने सीएए को हथियार बनाया, आपने शहीद बाग को हथियार बनाया, लोगों को बहकाया और अंतर्गत हुआ आप एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे साथ आरएसएस सिंह साहब जुड़ गए हैं। शोएब जमाई, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। चलिए सब इनोसेंट है, आपका मिरान हैदर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला वो भी इनोसेंट है, शफूरा जरगर भी इनोसेंट है, आप बोले तो ताहिर हुसैन भी इनोसेंट है, जो राजधानी स्कूल का मालिक है वो भी इनोसेंट है, सब इनोसेंट है। सबूत क्यों मिल रहे हैं उनके खिलाफ? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का, क्यों सबूत मिल रहे हैं? क्यों एक झूठा नैरेटिव देश में फैलाया गया? और मैं चाहता हूं मौलाना साजिद रशीदी का वो वीडियो निकाला जाए जो मैंने अपने ट्विटर पर डाला था जब मैंने उन्होंने एक्सपोज किया था सीएए की झूठी बातों के लिए। शोएब जमाई जवाब दीजिए, सबूत क्यों मिल रहे हैं? जाकिर नाइक से क्यों मिला जा रहा है? 84 सबूत बनाने में कितना टाइम लगता है? तुम झूठे लोग और रस्सी का सांप बना लेते हो। दीपक जी, मैं मौलाना साहब सवाल आपके लिए नहीं था, फिर आप एक्सपोज हो गए, कोई बात नहीं। दीपक जी जवाब दीजिए, सुबह में इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। आदरणीय दीपक चौरसिया जी, आदरणीय दीपक चौरसिया जी, मैं बड़ी पेशेंस से सबकी बातें सुन रहा था। मैं इस बात का जवाब ये देना चाहूँगा कि इस देश में कोर्ट व्यवस्था है, ट्रायल व्यवस्था है, ट्रायल होना चाहिए और मुझे यकीन है कि कोर्ट जो है वो इंसाफ करेगा। लेकिन अभी सुबही खान जी जो हैं एक बात कह रही थी कि आवेश में आकर के कोई जुल्म करना या प्लानिंग करके करना, ये दो अलग अलग चीज़ें। सही बात है, लेकिन मुझे बताइए कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ही ये कहा गया कि 25 फरवरी को व्हाट्सएप, एक हिंदू कट्टर ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, 125 लोग जुड़े और पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मुल्लों को मारना है, कैसे रेप करना है, कैसे जलाना। और उसके बाद 26 तारीख को हाशिम अली और आमिर अली इनको मारा गया और ऐसे ही निर्मम हत्या की गई जैसे अंकित शर्मा की गई। चाकुओं से गोदा गया, नंगे करके उसको ड्रेन में जाकर के फेंक दिया गया। कभी आपने उन लोगों का नाम लिया जिन्होंने इसी तरीके से निर्मम हत्या की है? वो भी गिरफ्तार हैं। मुझे बताइए, चिंता मत करिए शोएब जमाई, वो भी जेल के अंदर है, मैं तो इंसाफ पर भी बड़े से बड़े चार्जेस है। पर आपको सिर्फ आमिर हुसैन ही याद आएगा, आपको आमिर हुसैन ही याद आएगा, आपको नहीं याद आएगा कांस्टेबल रतन लाल। हिंसा का पहला इंसिडेंट कौन था ये बताइए शोएब जमाई, बताइए हिंसा का पहला इंसिडेंट कौन था दिल्ली दंगों में? जामिया की हिंसा। और दूसरा क्या था? दूसरा ये जब आपने डीसीपी और कांस्टेबल रतन लाल को मारा, ये सच है कि नहीं? तस्वीर चल रही है उस दिन की जिस दिन ट्रंप दिल्ली में था। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, जितना मुझे हिंदू भाइयों से प्रेम है उतना ही मुस्लिम भाइयों से प्रेम है और मैं कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ या मजहब के खिलाफ कभी भी नहीं कहता। हाँ, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मेरा मतभेद है, मेरी विचारधाराओं का टकरार है। मैं अंकित शर्मा जी के घर गया, मैं उनकी माता जी से मिलकर के वादा करके आया कि मैं उनके लिए इंसाफ की आवाज़ उठाऊंगा और हमने लगातार मीडिया चैनल पर अंकित शर्मा के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। एहसान कर दिया, पहले मार दिया, मैं इंसाफ की बात कर रहे हैं। एहसान कर दिया, दंगों के लिए जब हम गए थे एहसान कर दिया आपने, अंकित शर्मा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे बताइए, पहले आदमी को मारो, फिर इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ो। पहले इंसान को मारो, फिर इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ो। वो व्हाट्सएप ग्रुप चला करके वो सुनिए, अरे वो तो 25 तारीख को आप खुद बोल रहे हैं। आपने तो शाहीन बाग से शुरू कर दिया था मारना पीटना, आपने तो जामिया से शुरू कर दिया था बसें जलाना। बताइए, जवाब दीजिए। वो भी गलत है, वो भी गलत है, उनको भी फांसी होनी चाहिए जिसने किसी की भी हत्या की है। 24 तारीख से प्लान करके 25 तारीख को बनाया गया और 26 तारीख को एग्जीक्यूट किया गया। जवाब दीजिए कि वो आवेश था या उससे पहले जाफराबाद में किसने मारा डीसीपी और कांस्टेबल को? शोएब जमाई, आपके पास तथ्य नहीं होते हैं ना तो यही रिकॉर्ड बजाते हैं आप। सुबह खान जी सर, उसके दीपक जी, सर उसके बारे में हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, उसकी कंडेम कर चुके हैं, लेकिन आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब तो ले लीजिए। अब देखिए, इनको सिर्फ सवाल पूछना है, इनको जवाब नहीं लेना। जवाब तो ले लीजिए। आपकी शोएब जमाई की और रशीदी साहब की दोनों की बातों का जवाब दे रही हूँ। आप लोगों ने ये बोला कि पिंजरा तोड़ जो व्हाट्सएप ग्रुप बना उसके बारे में, आपने बीजेपी
आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोला। रशीदी साहब ने बोला कि दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा मुसलमान ही मरे हैं। तो रशीदी साहब, आपको मैं एक बात बता दूं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, आइसिस, अलकायदा, इनके आतंकवाद से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान ही मर रहे हैं। सच्चे मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन ही कट्टरवादी और आतंकवादी ढोंगी मुसलमान है। कोई नहीं, आप जवाब नहीं दे रही। दिल्ली दंगों में यहाँ से दिल्ली दंगों में जो कंप्लेंट हुए हैं वो बीजेपी के एमएलए के ऊपर भी हुए हैं। दीपक जी, बीजेपी के पूर्व एमएलए बोलिए कि मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद बोलिए। नहीं, इनके बाद बोल दीजिएगा, मुझे आरएसएस साहब के पास भी जाना है। आरएसएस साहब पहले इनसे बात बोल रहे थे। शोएब जी, मैं आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको मौका दूंगा। दिल्ली दंगों पर जवाब दीजिए कि वो व्हाट्सएप ग्रुप प्लानिंग थी या नहीं। अरे भाई, सीधा सवाल है, वो व्हाट्सएप ग्रुप प्लानिंग थी या नहीं, हाँ या ना? और ये अपनी जवाब बजाते हैं। कुछ दल्लाल लोगों को बिठा लेते हो और ये अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कुछ दल्लाल लोगों को बिठा लेते हो और ये अपनी भाषा बोलते हैं। साजिद, मौलाना साहब, आप मौलाना है, आपको बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। सुबह आप कंप्लीट करिए प्लीज, मैं मौलाना साहब के बाद फिर चला जाऊंगा जी। एक तर्क दे दो मौलाना साहब, एक तर्क दे दो कि आपने नहीं कराए दंगे। सुबह दीपक जी, इन तथाकथित सच्चे मुसलमानों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपने उनकी नस्लों को चुन चुन के मारा था, जब नाराए तकबीर के नारे लगा लगा के आपने प्रॉफिट की नस्लें खत्म कर दी थी, जब आपने बीबी फातिमा को मारा था, जब आपने हजरत अली को मारा था, आपने उनके दोनों बच्चे इमाम हसन, इमाम हुसैन को मारा था, वो सारे मुसलमान थे, वो सारे काजी थे, मौलाना थे, हाजी थे। तब कहाँ गया था आपका ये कॉन्सेप्ट कि मुसलमानों को मारा जा रहा है? आज तो आप बढ़कर के आगे बोल रहे हैं। तब क्या पिंजरा तोड़ व्हाट्सएप ग्रुप था, या तब बीजेपी थी, या तब आरएसएस थी? मुसलमानों को सदियों से, हमेशा से कट्टर मुसलमान ही मारता चला आ रहा है। आज हम दिल्ली दंगों पे बात कर रहे हैं, कभी हम कश्मीर पे बात करते हैं, कभी अफगानिस्तान में काबुल में बच्चे मर जाते हैं, कभी यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कभी पाकिस्तान में हो जाता है। कहीं आरएसएस बीजेपी नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ एक अपना कन्वीनियंट एक डिफेंस ढूंढ लिया है, क्योंकि इनकी ये सारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है ना, वो भारत में चलती है, इसलिए लोग बहाने ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने प्रॉफिट के बाद जब इस्लाम के नाम पे ये तांडव स्टार्ट हुआ, आपने आवाज नहीं उठाई। मैं 2 लाइन पे अपनी बात बोलना चाहती हूँ। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। जवाब दीजिए शोएब जमाई, कोई सवाल नहीं पूछता, आपकी हकीकत खुल गई 2 मिनट में। सुबह खान ने खोल दी, बताइए, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। दीपक जी, दीपक मैं जवाब देता हूं। दीपक जी, जिस दिन आपका ज़मीर जागेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, देश में नफरत अभी मेरे साथ आ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा। जल्दी बता दीजिए मौलाना साहब, आऊंगा। मेरे जमीर को मत जगाइए, सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, इसीलिए टेलीकास्ट कर रहा हूँ। अपना जमीर जगा लीजिए, अपना जमीर जगा लीजिए मौलाना साहब। अरे जवाब दीजिए। बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अरे जवाब तो ले लीजिए, अरे जवाब तो ले लीजिए। अरे मौलाना साहब, जमीर जगाने से बाज आए तब तो जवाब लूंगा ना शोएब जमाई। यही तो दिक्कत है, आप जैसे ये देखिए आपके ही दूसरे साथी हैं। जवाब ले लीजिए। आपने मुझे कहा कि जवाब दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सुबही जी को आपने इस्लामिक स्कॉलर कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुबही खान जी, वजू के कितने फराइज हैं और गुस्ल के कितने फराइज हैं, ये सिर्फ बता दीजिए। ये इस्लामिक प्रीचिंग कोई जाकिर नायक का आपका नाम सुबह जाकिर नायक के टॉक शो पे नहीं बैठे हैं हम। सुनिए, तो आप भी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम मत लाइए। ये डेमोक्रेसी की चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ शोएब जमाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। दंगों में आरएसएस के मेंबर गिरफ्तार होते हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए, और वही सवाल के जवाब के साथ मैं आरएसएस साहब के पास जाऊंगा, फिर आरपी भाई के पास। सुनिए शोएब जमाई, मुझे बताइए, जब जैश ए मोहम्मद बन गया और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आतंकवाद के साथ जुड़ गया, तब शोएब जमाई ने खड़े होकर कट्टरपंथ के खिलाफ चिल्लाया। जब लश्कर तैयबा बन गया और तैयबा का नाम लश्कर के साथ जुड़ गया, कट्टरपंथ इस्लाम के साथ जुड़ गया,
तब शोएब जमाई शाहीन बाग से चिल्लाए थे क्या कि इस्लाम के साथ ये क्या हो रहा है? जवाब दीजिए। सबने चिल्लाया, सबने फतवे दिए उसके खिलाफ, आपने सबने फतवे दिए उस आतंकवाद के खिलाफ, और आज भी फतवे दे रहे हैं। श्री राम के लेकिन नाम आप नहीं पर मानोगे श्री राम उसको, सेना बनती है, क्योंकि आपको विश्व दलाली हिंदू करनी है, परिषद आप नहीं बनता है, मानोगे। बजरंग दल बनता है और वो आतंकवादी संगठन होता है, लोगों को मारता है, तब आपने आवाज नहीं उठाई। सबने चिल्लाया। जाइए ना कोर्ट में बैन लगवा दीजिए, जाइए कोर्ट में बैन लगवा दीजिए। आरएसएन सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब बताइए, समाज बदनाम नहीं हो रहा था जब जैशे मोहम्मद बना और लश्कर तैयबा बना तो ये मुसलमान के कट्टरपंथी लोग कहां थे? जब प्रॉफिट का नाम इस्तेमाल किया गया लश्कर तैयबा में, तैयबा का नाम इस्तेमाल किया गया, प्रॉफिट मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया गया जैशे मोहम्मद में। नहीं, देखिए मैं कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन अब जब इन्होंने ये बात छेड़ दी है तो मैं सर आप जहां से शुरू करना चाहते हैं करिए, चाहे वो श्री राम सेना हो, नहीं जहां श्री राम सेना हो या बजरंग दल हो या कोई सेना हो, मुझे इतना मालूम है कि यहाँ की कोई सेना या वो शिव सेना हो या कोई सेना हो, वो कैलिफेट नहीं इस्टेब्लिश करना चाहती है। वो किसी को काफिर नहीं कहती है, वो जिहाद की बात नहीं करती है, ना उनके किताबों में जिहाद की बात है, ना वो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की बात करती है। तो आप बताइए कि क्या हमने कोई इस देश में रहना होगा तो श्री राम का नारा लगाना होगा, इस देश में रहना होगा, ये सब कौन सी मानसिकता है? ये भी तो तालिबानी मानसिकता है, ये भी तो एक आतंकवादी और जो है एक पागलपन है। मैं एक मिनट सुबह आ रहा हूँ, सिंह साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक मिनट शोएब भाई सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। आप कर लेना। वैसे अगर श्री राम का नाम ले लोगे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि राम का नाम जो लेता है वो वैतरणी को पार लगा लेता है, मोक्ष में चला जाता है। अच्छा काम किया भगवान श्री राम का नाम लेके आपने। आरएसएन सिंह साहब, उनका नाम लेके किसी की हत्या कर, सिर्फ आरएसएन सिंह साहब का ऑडियो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आपने जेएनयू में इसका एक छोटा स्वरूप देखा था, वो एक उमर खालिद वो मैस्कुरेट कर रहा था एज अ कम्युनिस्ट। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ताहिर, उमर खालिद, वो सारे, और आपको तो मालूम है उमर खालिद तो बहुत मतलब इलियास के पुत्र हैं। जैसा नालायक बाप वैसा नालायक बेटा। वो तो सिमी का हेड था, तो जैसे वो कहते हैं ना कि वो जैसा बाप वैसा पुत्र। और देखिए और किससे, तो भाई इनका पिंजड़ा तोड़ और क्या क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से इनके ताल्लुकात निकले हैं। अब हमने तो भाई ये इसके पहले इसमें सीए जो प्रोटेस्टर्स थे उसका नाम है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसका नाम है। तो ये क्या सब, अगर इसको मनगढ़ंत बातें मानते हैं तो इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता। और एक और बात, ये जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर है ना, उमर खालिद, कोई बाप अपने बेटे का नाम उमर खालिद रखे, उसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उमर खालिद जनरल था। सुनो यार, तुमको क्या मालूम है इस्लाम के बारे में, थोड़ा बताता हूं मैं। उमर जो खलीफा था उसने सैक किया था खालिद को, और आपको मालूम है भाई आपको तो कुछ नहीं पता है उमर और खालिद में, और खालिद ने उमर की टांग तोड़ दी थी। और वो जिंदगी भर उमर जो खलीफा था वो लंगड़ा के चलता था। और उमर कौन था, किसका दामाद था, ये भी मालूम होना चाहिए। तो तुम इस्लाम के बारे में तुम मत बात करो, हम लोग भी इस्लाम के बारे में। और सबसे अच्छी बात क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो भाई, क्या बेवकूफी जाहिलाना बातें कर रहे हो, ये मनगढ़ंत, क्या जाहिलाना बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे क्या जाहिलाना बातें कर रहे हो। आप तो सुबह का अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे। सुन लीजिए उनकी बात, सिर्फ आरएसएन सिंह साहब का ऑडियो। तुम्हें तमीज है बात करने की? कोई नालायक आदमी है अपने बेटे का नाम उमर खालिद रखता है। खालिद जिसने अपने खलीफे का टांग तोड़ दिया था और हर पूरी जिंदगी उमर लंगड़ा के चलता था। और जहां तक ये आरएसएस और बजरंग, तो ना उमर का कत्ल आरएसएस ने किया था, ना उस्मान का कत्ल आरएसएस ने किया था, ना हजरत अली का कत्ल आरएसएस ने किया था। पता लगाओ इस्लामिक स्कॉलर, किसने कत्ल किया था उनका, पता लगाओ और बताओ पूरी दुनिया को। बताइए इफ्रा, बताइए, जवाब दे दीजिए सिंह साहब की बात का। इफ्रा बताइए, फिर मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। इफ्रा बताइए जल्दी से।
किसने किया था? प्रॉफेट मोहम्मद। किसने किए थे कत्लेआम? जी जी, जो इस्लाम की हिस्ट्री में है, आरएसएस, बजरंग दल या श्री राम सेना? मैं आपको बता दूं कि हमारा था जी, आपके किसी दूसरे के गुनाह गिनाने से आपके तो आप पहुंच जाते हैं वहां पे। कोई नालायक भी अपने बेटे का नाम उमर खालिद रख सकता है। कोई नालायक बाप ही, और वो इसीलिए नालायक बेटा निकला है क्योंकि उस खालिद ने अपने खलीफे का टांग तोड़ दिया। अरे आहिस्ता आरएसएन सिंह जी, आप धीरे से बोलिए, थोड़ा शांति रखिए, आपका नस फट जाएगा, थोड़ा नस फट जाएगा। आप लोगों ने नहीं रखी ना, दिल्ली को जला दिया। जल्दी से जवाब दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। डिबेट पे बैठे हैं, यहाँ पे भीड़ हत्या नहीं हो रही, यहाँ पे भीड़ हत्या नहीं हो रही, यहाँ पहलू खान नहीं है। आपको लगता है पहलू खान के मारने के जलसे में चल रहे हैं? आप लोगों ने, डिबेट पे आपकी बैठे दादियों ने, सिंह जी, तो आपकी सबकी शांति के बातें सिपाहियों सुन ने लीजिए। डीसीपी को मारा था, रतनलाल को शहीद कर दिया था। किसने? दिखाओ तस्वीर, आपको दिखाओ तस्वीर। जी, आप क्या हुआ था वजीराबाद में, जाफराबाद में? बताइए। ये वही भीड़ है जो आपके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से निकली थी। ये वही भीड़ है, ये वही भीड़ दिख रही है टेलीविजन पर। आपकी अंबेडकर महात्मा गांधी वाली प्रोटेस्ट, संविधान के नाम की प्रोटेस्ट। जी जी जी, जवाब दे दूं मैं? जी, जवाब देने दीजिए। 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी दिल्ली के दंगों में। उसमें 15 लोग हिंदू थे और बाकी 35 मुसलमान लोग थे। तो 35 मुसलमान लोगों ने, सुबुही जी के कहना है कि मुसलमान लोगों ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के अपने आप को जला दिया। 400 अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए, मुसलमानों के घर जलाए। हम खुद गए थे और मुसलमानों के घर जलाए थे। 4 मस्जिदें जलाई गई थी। ये किसने किया था? ये शांति के दूतों ने किया था क्या? एक 80 साल की महिला अकबरी को शांति के दूतों ने जलाया क्या? उसको अकबरी 80 साल की महिला को कौन जलाता है? छोटे बच्चों को जो आपस में भड़काई, उसका जवाब दीजिए। जो आग आप लोगों ने शाहीन बाग के नाम पे भड़काई, उसका जवाब दीजिए। आरपी सिंह इसका जवाब क्यों नहीं देते? फिर मेरे दर्शक जुड़ गए, सुबह में आपका एक मिनट में आता हूँ। दीपक जी, मैं जवाब दीजिए। दीपक जी, मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ। 1 मिनट में सुबह आपके पास आता हूँ। आरपी सिंह साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ यार, सीधी बात है, ये मानेंगे नहीं। इनको असल में ये सबके सब उस षड्यंत्र का हिस्सा है कि सबके सब डरे हुए हैं कि एक्सपोज होंगे और आस्ता आस्ता पूरे दिन के घर पे भी आएगी, इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करेगी। तो ये भी उनको, ये भी ताहिर, इनमें से कई लोगों ने ताहिर खान से संपर्क में होंगे उस समय। बड़ा स्पष्ट है इनकी गेम थी। सीए में कहीं भी देश के किसी मुसलमान के विरोध में एक शब्द नहीं है। इन्होंने बॉर्डर खड़ा किया, मैंने शुरू में कहा राजनीतिक बॉर्डर खड़ा किया। वो बॉर्डर इसलिए खड़ा किया कि देश में हमने लोकतंत्र को हिलाना है, हमने कोशिश करनी किस प्रकार से मोदी को बदनाम करना है। विदेश से ट्रंप आ रहे हैं, उनके सामने देश की छवि खराब करनी है। ये उसमें कामयाब हुए, एक हद तक कामयाब हुए। तो जो अभी अरे भाई सिख समुदाय के ही सैकड़ों लोग शाहीन बाग में थे। ये जितने बैठे हैं सबके सब उनके वकील हैं। ये जितने आपके सिख समुदाय के वकील है, गुरु तेग समुदाय के ही सैकड़ों लोग शाहीन बाग में आए। किसी का जिसका गुरु तेग बहादुर जिसका कत्ल औरंगजेब ने करवाया था, राजनीति गुरु अर्जन जिसका कत्ल जहांगीर ने करवाया था। टीवी चैनल पे आकर झूठ बोलने का षड्यंत्र शर्म करो। झूठा इल्जाम लगाने, झूठे षड्यंत्र रखना छोड़ दीजिए। एक मिनट के लिए आरपी सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। आरएसएन सिंह साहब, शोएब जमी बोल रहे थे सिख समुदाय वहां पर था शाहीन बाग में, बता दीजिए। मैं बताता हूँ, ये मनुष्य समुदाय में वो था। अरे ये आरपी सिंह उन सिखों में से नहीं है। ये आरपी सिंह उन सिखों में से नहीं है। मौलाना साहब, आप किन मौलानाओं से पहले ये बता दीजिए। एक मिनट में रुकता हूँ। संजय स्वामी, एक शिक्षक है दिल्ली के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 दर्शकों ने मेरे अभी तक कहा है कि एक पूरा षड्यंत्र था। तीसरे दर्शक संजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय स्वामी जी, आपको क्या लगता है, दिल्ली दंगा एक षड्यंत्र था जो शाहीन बाग से शुरू हुआ था? जी भाई साहब, बिल्कुल षड्यंत्र था। जी बिल्कुल षड्यंत्र था, पूर्ण नियोजित था, पूरी प्लानिंग थी इसकी।
मैं सादरा में 64-65 से रहता हूँ। मेरे पिताजी सीताराम बाजार से ट्रांसफर होकर शिक्षक दिल्ली यहाँ पे आए थे और मैं उन सब गलियों में घुमा हूँ। मेरे कई मित्रों के वहाँ स्कूल हैं, मैं उनकी बताता हूँ। शिखर पब्लिक स्कूल है, डीपीआर पब्लिक स्कूल है, राजधानी पब्लिक स्कूल जो फारूक इसमें जिसका नाम आया है दंगों के अंदर करने में, तो ये सब लोग वहाँ इनके स्कूल हैं। 22 तारीख को 11 बजे उन स्कूलों में मुस्लिम पेरेंट्स आने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। जब 3-4 आए तो स्कूल के प्रबंधक हमारे मित्र अनिल शर्मा है, विजय गोस्वामी, ये लोग पहुंचे कि भाई क्या है, इतने छुट्टी क्यों करा रहे हो, 11 बजे भी तो स्कूल चल रहा है। बोले नहीं, बताओ क्या है। कोई दंगे होने की संभावना है। उनको पता लग गया था दंगे होने की संभावना है। जब और 10-15 लोग आए गए तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, बच्चों की छुट्टी कर दो। इसी प्रकार से मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो राजधानी पब्लिक स्कूल है जिसके मालिक फैजल फारूक हैं, जिनका दंगों में नाम आया, जिन्होंने बाजू वाले टीआरपी स्कूल के अंदर पूरी आग लगवा दी थी, उन्होंने क्या करा, अपने यहां से मुस्लिम बच्चों की छुट्टी करना शुरू कर दी, हिंदू बच्चों को रोके रखा। उस स्कूल की शिक्षिकाएं बोली कि भाई आप इन बाकी बच्चों की छुट्टी कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे। बोले नहीं कुछ बात है। और वो लगातार छत पे ऊपर नीचे दौड़ रहे थे कि छत के और क्या हो रहा है, छत पे वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो कोई मैडम बोली सर आप इतना घबरा क्यों रहे हो। बोले नहीं कुछ काम चल रहा है वेल्डिंग का। वहां वो उस समय गुलेल फिट करवा रहे थे, गुलेल बनवा रहे थे उस दिन। तो ये सारा काम चला। और मैं आपको बता दूं, मेरी ससुराल उज्जैन में है, मैं प्रयाग में कुंभ स्नान करने गया जनवरी के अंदर, बनारस गया। ये पहले से प्लानिंग थी। 370 जैसे ये धारा हटी जम्मू से, तभी से प्लानिंग शुरू हो गई थी। पीएफआई ने फंडिंग करनी शुरू करी। एक फंडिंग करने वाला सचिव, पीएफआई का सचिव सीपीआर के अंदर ही पकड़ा गया, सीपीआर में दंगे हुए हैं, वहां भी वो व्यक्ति। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। संजय स्वामी जी, पैनल को एक बार दिखाइए, एक लाइन में सबको सुनाना चाहता हूं। संजय स्वामी जी सिर्फ मेरे एक दर्शक हैं। राजधानी स्कूल की हकीकत उन्होंने बता दी कि गुलेल कैसे फिट हुई थी। उस गुलेल को पूरे देश ने देखा है। उसके बाद भी शोएब जमाई को आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल ही दिखेंगे। ये एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कह रहे थे कि 11 बजे पता लग गया था कि दंगा होने वाला है, मुसलमान बच्चों की छुट्टी हो गई। सुबीह खान से शुरू करूंगा इस डिस्कशन को। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आता हूं।